आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली। आज तकरार में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। प्रोफेसर कुंडू इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोफेसर हैं और उसके साथ साथ दिल्ली पॉलिसी ग्रुप के सीनियर फेलो हैं। प्रोफेसर साहब की लीडरशिप में एक कमेटी फॉर्म बनाई गई थी पोस्ट सच्चर कमेटी इवैल्यूएशन के लिए कि क्या सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो किस हद तक इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। इन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट मार्च में दी थी और फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सितंबर में दी है प्रेजेंट गवर्नमेंट के पीरियड में। आज हमारे साथ प्रोफेसर कुंडू मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पोस्ट सच्चर कमेटी के बाद मुसलमानों की हालात कैसी हैं और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भी हालत कैसी है। प्रोफेसर साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर कुंडू कि ये जो कमेटी बनी कुंडू कमेटी, जिसमें 8 लोग थे, आप उसको हेड कर रहे थे, इस कमेटी का मैंडेट क्या था? फैसल साहब, पहली बात तो यह है कि इस कमेटी का नाम पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी है। ये तो आप जैसे दोस्तों ने कुंडू कमेटी का नाम दिया हुआ है। और हमारी मैंडेट ये थी कि सचर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस जिसको सरकार ने एक्सेप्ट किया था, 106 में से शायद 98 रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां तक हुआ। और हमें ये पता चला सरकारी कागजों से, दस्तावेजों से, कि हर राज्य ने उनको देखा, जो रिकमेंडेशंस थे उसको टिक करके भेज दिया, उसके आधार पर सारे रिपोर्ट बनाए गए थे जो हमारे सामने रखा गया। लेकिन हमने सोचा कि हमें जाके देखना चाहिए कि किस हद तक उन रिकमेंडेशन को वाकई इंप्लीमेंट किया गया। उसको एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं होता अनलेस आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, आपकी पॉलिसीज है, आपके रिसोर्स एलोकेशन जो है उसके अनुसार बदला जाए। ये हुआ कि नहीं है, ये हमारी मैंडेट थी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जबकि ये मैंडेट बहुत बड़ा था, हमारे पास जो समय उपलब्ध था वो उतना ज्यादा नहीं था। कितने दिन का पीरियड दिया? असल में हमें वक्त दिया गया था 4 महीने का। वैसे इसकी चर्चा तो सरकार में हो रही थी और मुझसे बात किया था शायद 6 महीने पहले, लेकिन 2 महीने तो कमेटी को अपॉइंट होने में ही लग गए। इसलिए जब हमें बताया गया कि रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है मार्च में, तो हमने सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट सबमिट कर पाए थे। ठीक है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इंटरिम रिपोर्ट भी जिस दिन हमने सबमिट करने के लिए गए तो पता चला कि चुनाव घोषित हो चुका है और पता नहीं इलेक्शन के कुछ मैंडेट से कि उसको पब्लिकली हम लोग सबमिट नहीं कर पाए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये बहुत जरूरी था कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, जिसमें एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड्स के हैं, उनकी रिपोर्ट को हम क्यों नहीं सबमिट कर सकते? तो क्यों होल्ड किया गया उसको? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हमें बताया गया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो शुरू हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में वो चीजें जिससे इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो सकता है। बिल्कुल सही है। और जो या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हो जिससे इलेक्शन पे कुछ असर पड़ सकता है, वो सारी चीजें रोकी जाती है। ये तो एक ऐसी रिपोर्ट थी जो इंडिपेंडेंट थी, फाइंडिंग्स थी इसमें, तो इसको क्यों रोका गया? क्या फैसल साहब, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं और मुझे अभी तक ये मिस्ट्री रहता है कि इसको क्यों हम लोग नहीं ला पाए पब्लिक डोमेन पे। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा, और उसके लिए थोड़ी क्रेडिट तो मीडिया को भी जाती है, कि ये रिपोर्ट किसी तरह से निकल गई मीडिया में, और चुनाव के दौरान भी कुछ बड़े बड़े नेताओं ने उसको कोट किया, उनको बताया गया। क्योंकि आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक भाषण में कुंडू कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसको कोट किया था और सवाल उठाया था यूपीए सरकार पे कि पोस्ट सच्चर इवैल्यूएशन जो कमेटी बनी है उसने भी उनके ऊपर कोई अच्छी बातें नहीं की हैं। क्या थी हक? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जगह नहीं, मैंने 3 बार उनको सुना है जब उन्होंने जिक्र किया इस कमेटी का, और उन्होंने सही ये शेयर किया कंसर्न कि हमारी जो असेसमेंट था, हम राजनीतिक में तो नहीं गए, न तो पीरियड्स को अलग अलग देखा है, लेकिन हमने आउटकम इंडिकेटर्स मेजर किए कि सचर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे उसको अगर इंप्लीमेंट किए गए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन को देखना हमारे लिए उतना डिटेल में संभव नहीं था, तो हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आउटकम इंडिकेटर्स बनाए कि एजुकेशन में कितनी हासिल हो पाई है, हेल्थ फैसिलिटीज कहां तक पहुंच पाई है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट कहां तक डाइवर्सिफाई हो पाया है मुस्लिम्स के लिए। इनको देखने के बाद में हमने ये कहा कि खास कुछ हुआ नहीं है। निश्चित रूप से प्रोग्रेस हुई है मुस्लिम्स की। यानी 2006 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई, 2005 में कमेटी बनी थी, 2006 नवंबर में ये रिकमेंडेशंस आ गई, ये जो फाइंडिंग्स आई, और उसके बाद जब तक कुंडू कमेटी बनी है 2014 में, तब तक कोई खास काम नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2011-12 के जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो डेटा है, जो
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सैंपल सर्वे के जरिए हमें उपलब्ध कराए। उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस करके दिखाया कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार और लाइवलीहुड के क्षेत्र में और गरीबी, जी, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने प्रतिशत आबादी है, मुस्लिम्स की, हिंदूज के, ओबीसीज के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब हमने क्लासिफाई करके देखा। हमने बताया कि इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन एवरेज से रूरल एरिया में एवरेज के बराबर ही है। मतलब बाकी समुदायों को जिस तरह फायदा मिला है, मुस्लिम्स का इंप्रूवमेंट भी उतना ही हुआ है। जबकि अर्बन एरिया में हमने देखा कि इंप्रूवमेंट मुस्लिम्स का जो है बाकी समुदायों को तुलना में कम हुआ है। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। आपने कहा कि रूरल एरिया में उनका जो डेवलपमेंट है सारे इंडिकेटर्स पे वो बेटर है, अर्बन सेक्टर में नहीं है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों है ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स का हालत ग्रामीण क्षेत्रों में शेड्यूल कास्ट ट्राइब की तुलना में थोड़ा बेहतर है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से थोड़ा बेहतर है क्योंकि वो कृषि में नहीं है, कृषि के बाहर है, और कृषि के बाहर जनरली वेज रेट थोड़ा अधिक होता है। मैंने इंप्रूवमेंट की बात की, 2000 अर्बन सेक्टर में क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है? 2003-04 से लेकर 2011-12 में रूरल क्षेत्र में जो इंप्रूवमेंट देखा, हमने देखा कि रूरल मुस्लिम्स को जितना बेनिफिट हुआ है उतना ही बाकी समुदायों को भी हुआ है, अपर कास्ट हिंदू का उससे ज्यादा हुआ है। जहां तक अर्बन का सवाल है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है वो अर्बन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो 20% से भी कम है, जबकि मुस्लिम्स का अबाउट 40% अर्बन सेक्टर में है, अर्बन में है। और एक जमाने में आफ्टर ऑल मुगल पीरियड में मुस्लिम्स वर द रूलर्स। ये जो हालत में गिरावट आई है, और हमने जो चिंता का विषय सबसे ज्यादा अंडरलाइन किया है कि इंप्रूवमेंट जो है ओवर टाइम ये दूसरे समुदायों की तुलना में कम है। क्या ये गेटोराइजेशन जो है उसकी वजह से है, या कहीं ना कहीं जिस तरह से अर्बन एरियाज में जो फीलिंग है या डिस्क्रिमिनेशन है ये मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेकर के ज्यादा है, ये वजह है? गांव में ये चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। नहीं, फैसल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो उन्हीं लोगों को बेनिफिट करता है उसके जिसके पास थोड़ा सा स्किल हो, थोड़ा सा कनेक्शन हो, एजुकेशनल लेवल हाई हो। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी, उनका माइग्रेशन भी अर्बन एरिया में कम हुआ है कंपेयर टू अदर कम्युनिटी। मुस्लिम्स का भी जो माइग्रेशन है अर्बन एरिया में वो डिक्लाइन किया है। और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक जो मुसलमानों की हालत में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि हमारा ग्लोबलाइज्ड लेबर मार्केट जो है वो स्किल को प्रेफर करता है, क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर ये स्किल नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से ये एक फैक्टर है। लेकिन मैं समझता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रिवेशन जो लेबर मार्केट में है ये भी एक फैक्टर है। हाउसिंग मार्केट में तो निश्चित रूप से हमें नजर आता है। और हमने वैसे आंकड़ों को लेकर हमने ये बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए हमने मुस्लिम की हालत को अध्ययन करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक मुस्लिम की हालत में जो इंप्रूवमेंट नहीं हुई है उसका वजह जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों की जो मेंटल फ्रेम है उसमें भी कुछ कमी निश्चित रूप से है। कमी या बायस? अब ये देखिए, हम तो नहीं, आपने स्टडी किया, आपके पास फाइंडिंग्स है। आप सही कह रहे हैं। मैं एक सांख्यिकी का छात्र हूं और मैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर डील करता हूं। मैं अगर देखता हूं कि कहीं पर कमी रह रही है, अगर इंप्रूवमेंट में भी अगर कमी है, डेफिसिट्स आ रहा है, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बताती कि वाकई कोई बायस प्रेजुडिस आया। लेकिन आपको ये तो बताती है प्रोफेसर साहब कि उसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, लेकिन मैं इसको बिल्कुल मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि अर्बन लेबर मार्केट में, अर्बन हाउसिंग मार्केट में कुछ जो परसेप्शनल स्टडीज मैंने देखे हैं और कुछ हद तक हमने भी किया है, तो ये निश्चित रूप से एक बायस तो है। एसोसिएशन हर वक्त किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ देते हैं कि साहब ये टेररिज्म का ये हुआ है, तो निश्चित रूप से ये माइंड में, साइकी में सीख करता है और इसका असर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और ये, लेकिन हमने सिर्फ सांख्यिकी से ये दिखाया कि अर्बन एरिया में इतनी सचर कमेटी के रिकमेंडेशन को स्वीकार करने के बावजूद भी अगर मुस्लिम्स की हालत में पर कैपिटा
एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज हुआ है वो दूसरे की तुलना में कम है, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। यहाँ ही हम लोग रुक गए हैं। हमारी कमेटी जो है वो मिशनरी नहीं है, हमारी कमेटी जो है वो एम्पिरिकल डेटा को साफ साफ सबके सामने रखा है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो राजनीतिक लीडर्स हैं उनको समझना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे जो इनकी फाइंडिंग है रिपोर्ट्स की, उसमें क्या है। इन्होंने इंटरिम रिपोर्ट दी, फिर फाइनल रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को दी है, उसको किस तरह से गवर्नमेंट ने लिया है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और पास्ट गवर्नमेंट पे, उससे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक। जब 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू हमारे साथ हैं। वो बता रहे हैं किस तरह से जो इनकी फाइंडिंग से, जो एम्पिरिकल डाटा के जरिए इन्होंने देखा है, वो बताता है कहीं ना कहीं अर्बन सेक्टर में मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स दिखते हैं। इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड्स। क्या वजह है? ये सारी चीजें जाहिर सी बात इन्होंने एक रिपोर्ट के शक्ल में गवर्नमेंट को दी। जैसा मैंने बताया कि पहले इंटरिम रिपोर्ट दी गई थी जो यूपीए सरकार के पीरियड में दी गई थी, और फाइनल रिपोर्ट दी गई है सितंबर में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके पीरियड में। डॉक्टर साहब, आपने जो रिपोर्ट दी तो उस वक्त एक दूसरी गवर्नमेंट थी सेंटर में, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट आई है। दोनों गवर्नमेंट का इनिशियल रिएक्शन आपकी रिपोर्ट पे क्या था? फैसल साहब, पहले यूपीए। इसके जवाब के पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। आपने कहा आर्थिक दृष्टि से मुस्लिम्स अर्बन एरिया में निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट डेफिसिट दिखा रहे हैं और उसमें इंप्रूवमेंट भी कमी है, लेकिन हमारी रिपोर्ट सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही एनालाइज नहीं किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा। हमने देखा है कि अगर ड्रॉप आउट एवरेज पॉपुलेशन के लिए 12-13 साल से होता है तो मुस्लिम्स के लिए 11 साल से ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज में हमने देखा है कि मुस्लिम का एक्सेस टू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम वो कम है दूसरे समुदायों की तुलना में जी। अगर आप इनकम को बराबर रखें, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो हैं उन्हीं को लें, तो भी आप देखेंगे कि मुस्लिम जो है पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं उनके एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, सीवरेज, सैनिटेशन, इन सारे मामलों में डिप्रीवेशन है। सिर्फ आर्थिक डिप्रीवेशन की ही हमने बात नहीं की। प्रोफेसर कुंदू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। सिर्फ आर्थिक डिप्रीवेशन नहीं है, हर फील्ड में, हर वॉक ऑफ लाइफ में वो पिछड़े हैं, और इस कदर पिछड़े हैं कि मुझे ये आपसे जानना है कि 65 साल की आजादी के बाद क्या आपने इस रिपोर्ट पे काम करने से पहले सोचा था कि मुसलमानों की इतनी बुरी हालत है? देखिए, मैं पिछले 25 साल से विषमता पे काम करता हूं, वैषम्य पे काम करता हूं, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पे ही काम करता हूं। मैं कोई स्पेशलाइज्ड मुस्लिम्स पर रिसर्च पिछले 10 साल से नहीं किया है, लेकिन जब मैं आंकड़ों से देखा कि रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय विषमता से ज्यादा सीरियस है सोशल इनइक्वालिटी, जो रिलीजियस ग्रुप के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ज्यादा मुंह बाए खड़ा है वो हमारे, तब मुझे लगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए, और इसलिए मैंने काम किया। जैसे मैंने कहा, कोई मैं मिशनरी की हैसियत से नहीं आया, मैं एक स्टैटिस्टिशियंस के हैसियत से, एन इकोनॉमिस्ट, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने देखा, और वाकई इस बारे में मुझे बहुत ही चिंतनीय लगा कि ये इनइक्वालिटी जो है हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से इंटेंशंस रहे हैं, प्रोग्राम्स को उन्होंने लॉन्च किया, उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जहां तक आउटकम इंडिकेटर्स, जो फाइनल जो रिजल्ट्स निकले हैं, उसमें हमें कोई संतुष्टि हमें नहीं मिल रही। संतुष्टि आपको नहीं मिली। आपने ये रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। जाहिर सी बात है मार्च में आपने किया था तो शायद उनके पास उसके बाद बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, इलेक्शन हो गया था। फिर आपने अभी सबमिट किया सितंबर में 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट को। ये बताइए कि एक तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या आपने जो चीजें बताई, आपकी बात हुई होगी मिनिस्ट्री में, उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था? एक दूसरे ये कि अभी जब आपने दिया है तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा कि
सचर कमेटी जो है वो एक प्राइम मिनिस्टेरियल कमेटी था। हमारा कमेटी का भी अप्रूवल कैबिनेट से शायद आया था, लेकिन ये उतना हाई लेवल का कमेटी नहीं था और हमारे जो रिसोर्स सपोर्ट थे वो इतने अधिक नहीं थे कि हम हर स्टेट में जाके रिव्यू कर सकते जो सचर कमेटी कर पाए। हमारे लिमिटेड बजट और लिमिटेड टाइम के अंदर हमने इंटरिम रिपोर्ट तैयार किया। हमने फिर भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। जितने सेकेंडरी डेटा है, मैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर रह चुका हूं, तो उसी हैसियत से मुझसे ये अपेक्षा रखी जाती है और हमारी टीम से भी कि हम आंकड़ों के साथ में बिल्कुल जो नाइंसाफी नहीं करेंगे, बिल्कुल जस्टिस करेंगे। उसी से हमने ये निकाल के दिया है। लेकिन जब हम इंटरिम रिपोर्ट को सबमिट करने की तैयारी की और उसी दिन हमें खबर आई कि ये रिपोर्ट सबमिट नहीं हो सकती, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, मुझे थोड़ी हैरानी जरूर हुई। और मैं समझता हूं कि अगर ये कमेटी 2 महीने पहले बन गई होती, जिसके बारे में हमसे बात हुई थी मिनिस्टर से, तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद 2 हफ्ते पहले ही सबमिट कर देते। हो सकता है उससे जो है सवाल ये है कुंदू साहब कि 2 महीने पहले ही सही, लेकिन ये जब जाती हुई गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई थी, तो अगर आप 2 महीने पहले ही सबमिट कर देते तो भी वो कुछ करने की पोजीशन में तो नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है कि कुंडू कमेटी पोस्ट सच्चर इवैल्यूएशन के लिए इतनी देर से क्यों बनी? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इसमें राजनीति तो है कि चुनाव के 6 महीने पहले अगर आप कमेटी बनाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि ये राजनीति है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे ये चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव, उसमें ये लीक्ड इंफॉर्मेशन के वजह से डिस्कशन शुरू हुआ। ये जो असली मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम की इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, ये जो मुद्दा है ये हम लोग शार्पली ला सकते थे। मुझे लगता है कि इस पर इलेक्शन में थोड़ा सा डेटाबेस डिस्कशन हो सकता था। अदरवाइज हम जो है परसेप्शन के बेसिस पे इनसिक्योरिटी, टेररिज्म, इसको जो हवाई बातें जो है उसमें कोई हमने आर्थिक मुद्दे को नहीं ला पाए। मुझे लगता है कि अगर 2 महीने पहले सबमिट हो जाता तो शायद ये डिस्कशन मुद्दा बनता इलेक्शन में। लेकिन जब एक बात तो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिनिस्टर साहब का, रहमान साहब का, जब हमने कहा कि ये हमारा इंटरिम रिपोर्ट है, हम फाइनल रिपोर्ट तो अभी नहीं दे पाएंगे, उन्होंने कहा हम इसको टर्म हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 महीने और एक्सटेंड किया, समय बढ़ाया। और मैं उस वक्त जर्मनी में था, मैं इसी कारण से वापस आया। हमारे मेंबरान बैठ के हम लोगों ने फैसला किया हमें सबमिट करना है। और ये बात सही है कि जब मैं नए मंत्री बने, उनसे मैंने बात की टेलीफोन पे नजमा जी से, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा आप बिल्कुल रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और हमने 1 दिन का वक्त मांगा, उन्होंने वक्त दिया और बहुत ही उत्साह के साथ में उसको स्वीकार किया और कहा कि हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको हम गौर फरमाएंगे और आप लोगों की मदद चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने में। ये बात हुई। उसके बाद में मुझे कोई सितंबर की बात, हाँ, उसके बाद 2-3 महीने तक खामोशी रही। फिर मैंने नकवी साहब से भी मिला, उनको भी मैंने रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सरकार। आपकी रिपोर्ट के बारे में ये भी कुछ लोगों ने, जो आपके क्रिटिक हैं या जो लोग शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो कह रहे हैं कि बहुत मुस्लिम फोकस्ड है, मुस्लिम सेंट्रिक ये रिपोर्ट है। तो इस आरोप को कैसे आप लेते हैं कि ज्यादातर जो आपने रिपोर्ट में बातें की हैं वो दूसरी माइनॉरिटीज के बारे में उतनी नहीं है, मुसलमानों के बारे में ज्यादा है? ये एक एतराज इसके ऊपर किया जा रहा है। आपने ये तो कह दिया कि दूसरे माइनॉरिटी के ऊपर एनालिसिस में इंक्लूड किया गया है, ये बात भी कुछ लोग नहीं स्वीकार करते। हमारे एनालिसिस में हमने मेजर जो रिलीजियस ग्रुप्स है उनके अंदर जो विषमता है उसको हमने प्रेजेंट किया है। हमने बट व्हाई मोर फोकस ऑन, हमने ये दिखाया है जहां तक क्रिश्चियंस का सवाल है, सिख्स का सवाल है, जैन्स का सवाल है, उनके लिए आंकड़े हमारे पास हैं जी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है, पॉवर्टी का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा है और हमने उसको रखा है। लेकिन हमने ये दिखाया है कि उनकी जो ओवरऑल आउटकम जो है वो अपर कास्ट हिंदू की तुलना में भी अच्छी है। हमारा फोकस जो है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो स्टैटिस्टिक्स की मिनिस्ट्री नहीं है कि वो काउंट करेगी कि कौन कौन से माइनॉरिटीज है, उनके सबके ऊपर फोकस हुआ कि नहीं। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है मुझे लगता है कि डिप्रीवेशन पर भी फोकस करना चाहिए, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी। इसलिए आपका ज्यादा और मैं समझता हूं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स में ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बराबर डिप्रीवेशन है, उससे भी ज्यादा डिप्रीवेशन है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे रिपोर्ट में ये निश्चित है, आई प्लीड गिल्टी, कि हमारा फोकस निश्चित रूप से जो मोस्ट डिप्राइव्ड माइनॉरिटी है उस पर रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं है। मोस्ट डिप्राइव्ड माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, बिल्कुल सही है, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी। और ये हमारा कोई कन्विक्शन नहीं है, ये हमारा बिलीफ नहीं है, ये सांख्यिकी से निकला हुआ नतीजा है। ये हमने एनालिसिस करके दिखाया है कि इवन ओबीसीज
हम कहते हैं हिंदू ओबीसी एंड मुस्लिम ओबीसी। अगर आप दोनों ओबीसीज को क्लासिफाई करते हैं, आप देखते हैं कि मुस्लिम ओबीसीज आर नॉट हैविंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड। उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारी क्षेत्रों में उनकी अचीवमेंट जो है वो हिंदू ओबीसी की तुलना में बहुत कम है। इसलिए अगर आप जनरलाइज्ड कैटेगरी, इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है? ये वजह तो मुश्किल है उसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन हमने दूसरे लिटरेचर को रिव्यू करके हमने दिखाया है कि मुस्लिम ओबीसीज का एजुकेशनल, हेल्थ स्टेटस वाइज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाइज जो ओवरऑल सोशल इतना कम है कि अगर आप ओबीसीज के लिए एक कोटा रखते हैं तो उसके अंदर वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एक फाइंडिंग बता दूं, हमने ये कहा है कि ओबीसीज को आप हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से नहीं बांट सकते, हमारा संविधान वो अलाउ नहीं करता। हमने सिर्फ ये कहा है कि ओबीसीज को दो हिस्सों में बांटा जाए, बैकवर्ड ओबीसी और महा बैकवर्ड ओबीसी जिसकी प्रोविजन है और बहुत सारे स्टेट्स में किया जा रहा है, और ओबीसीज हु आर नॉट मोस्ट बैकवर्ड। और अगर ये क्लासिफिकेशन करेंगे तो मुस्लिम ओबीसीज का 50-60% वो इसमें आ जाएगा, बैकवर्ड ओबीसीज में आ जाएगा। और बैकवर्ड ओबीसीज के लिए सेपरेट कोटा निश्चित रूप से रखा जा सकता है। हमें रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन की, यानी आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर देख लें, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एजुकेशनल एंड हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस, एंड दोनों क्राइटेरिया से निश्चित रूप से मुस्लिम ओबीसीज वो ज्यादा डिजर्विंग कैटेगरी होंगे सरकारी प्रोग्राम्स के इंटरवेंशन के कंपेयर टू द अदर्स। मैंने कहा कि बाकी ओबीसीज जो है, जो नॉन बैकवर्ड है, उनको अलग से उनका कोटा होना चाहिए, उनके लिए भी फैसिलिटीज होनी। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे अभी जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेकर के हम बात करते हैं, उसमें भी शायद एमएसडीपी है और दूसरी चीजें हैं, उसको लेकर के कहीं फंड के डाइवर्जन की बात आ रही है और बहुत सारी चीजें हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर कुंडू से लेते हैं ब्रेक। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। प्रोफेसर कुंडू हमें बता रहे थे कि किस तरह से अगर कोशिश की जाए और विल हो और सही पैरामीटर्स को और जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको अगर सामने रख करके कोशिश की जाए तो मुसलमानों की बैकवर्डनेस को दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर कुंडू, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बातें होती हैं कि मुस्लिम्स, आपने भी अपनी बातचीत में कहा कि मुसलमान ओबीसी से भी बैकवर्ड हैं इन सर्टेन सेक्शन और सर्टेन सेक्टर्स, ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये बात होती है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की, तो क्या ये लगता है इतनी स्टडी के बाद कि ये वक्त है कि कम से कम मुसलमानों को थोड़ा सा एक एट पार लाने की कोशिश करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए? इस पर मैं दो बातें कहूंगा। एक तो यह है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी नीति है सबका विकास सबके साथ, धर्म के आधार पर किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन। तो आपने तो बता दिया कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे कर दीजिए। ठीक, अगर हम धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है कि जो मुस्लिम्स जो हैं, जो स्वीपर का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, इनको क्यों रिजर्वेशन नहीं दे सकते? अगर धर्म के आधार पर नहीं है तो हमने ये कहा है कि जो वही प्रोफेशन अपने परिवार में बहुत पुरखों से कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि धर्म के आधार पे इंक्लूजन नहीं हो रहा है लेकिन धर्म के आधार पे एक्सक्लूजन हो रहा है? तो हमने यही सजेस्ट किया है हमारे रिपोर्ट में कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, समाज में, इकोनॉमी में एक ही प्रकार का डिप्रीवेशन है, उनको शेड्यूल कास्ट की तरह आरक्षण न देना,
ये मुझे लगता है ये सही नहीं है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी चेंज की आवश्यकता होगी। मुस्लिम्स में भी मेरे ख्याल से 15-20% जो है, वैसे ही 14% है, उसका भी 15% अगर हम आरक्षण देते हैं, मुझे लगता है ये इंसाफ की बात होगी, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है वो एक्सक्लूजन नहीं करना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि ओवरऑल रिजर्वेशन की बात करना इस वक्त सही नहीं हो पाएगा, और इसमें कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार तो विथड्रॉ कर रही है एजुकेशन से, प्रोडक्शन सेक्टर से, हेल्थ से, प्राइवेट में जा रही है। आप आरक्षण रख भी लेंगे तो कितना फायदा हो पाएगा। इसीलिए हमारी समिति ने ये डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात की है। प्रोफेसर कुंदू, ये बताइए कि आपने देखा यूपीए का दौर भी, और आप ये देख रहे हैं अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें भी, क्या आपको लगता है कि उस सरकार में और इस सरकार में इन रिपोर्ट्स को लेके, चाहे वो सच्चर कमीशन के कमेटी की रिकमेंडेशंस हो, या कुंडू कमेटी की हो, या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन, इनको लेकर के कोई परसेप्शनल डिफरेंस आपको दिखता है? देखिए, जहां तक यूपीए सरकार की बात थी, मैं तो यही कहूंगा कि उनको इतने देर से याद आया कि पोस्ट सचर इवैल्यूएशन होना चाहिए, यही एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, वो इनकी नीयत साफ करता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, मुझे ये भी समझ में आया कि इंटरिम रिपोर्ट को आप रिलीज कर सकते थे, ताकि चुनाव में एक डिस्कशन का एक मुद्दा भी बनता कि डिप्रीवेशन का। उनको लग रहा हो कि उससे उनको नुकसान हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने जो क्लेम किया था कि मुस्लिम के ये बेनिफिट्स हुए थे, वो इस रिपोर्ट से कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जहां तक एनडीए सरकार का सवाल है, मैं बड़ी उम्मीद में हूं। मुझे 2 मंत्रियों ने जो माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यकों के मंत्रालय से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा तो है, लेकिन अभी तक मुझे ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया के थ्रू। मुझे ये पता चला कि हमने आंकड़े जो है वो रिसेंट आंकड़े इस्तेमाल नहीं किए। मैं चूंकि सांख्यिकी कमेटी का सदस्य था, मैं जानता हूं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है उसको हमने इस्तेमाल किया। ये सही है कि हम सरकारी फाइलों में जा के हम आंकड़े नहीं इकट्ठा कर पाए, न तो इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस थे, न इसके पास हमारा मैंडेट था। इसके लिए जरूरी होता है कि सरकार हर दफ्तर में एक चिट्ठी लिखे, वो भी नहीं था। तो मैं नहीं समझता कि ये मुस्लिम पर फोकस क्यों है, ये कोई लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हमने अगर ये कमिटी मोस्ट डिप्राइव्ड बैकवर्ड माइनॉरिटी पर फोकस किया है तो ये मुद्दा लेजिटिमेट है। प्रोफेसर, एक चीज बताइए कि लास्ट सेंसस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक चीज जो दिख रही है जो उससे पहले के सेंसस में नहीं है, कि रिलीजियस ब्रेकअप के नाम पे वो खाना खाली है और उसमें डिटेल नहीं आई है अभी तक। क्या वजह है? देखिए, आपका काम बहुत है पॉपुलेशन पे। बिल्कुल इस सवाल को तो मैं जवाब दे ही सकता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो सांख्यिकी संस्था है वो काफी न्यूट्रल है और काफी उसकी दुनिया में इज्जत है। लोग कहते हैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल डेटा सिस्टम इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज। बहुत कम समय में हम लोग इतने बड़े मुल्क का आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कुछ आंकड़ों को रिलीज करने में मुझे लगता है सरकार का इंटरवेंशन हो सकता है। मैं किसी इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़े तो 2013 में आ गए थे, पहले ही रिलीज किया जा सकता था। लेकिन ये रिलीजन ग्रुप वाइज आंकड़े अभी तक पिछले हफ्ते में मैंने देखा, वो अनऑफिशियली कुछ लीक तो हुआ है, लेकिन ऑफिशियली नहीं आया है। उसके राजनीतिक कारण है, उसके डिटेल में जाना मुझे लगता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि ये पता चलता है, इवन जो लीक हुए हैं, कि मुस्लिम्स की जो जनसंख्या में वृद्धि का जो दर है, आबादी में वृद्धि का दर है, वो दूसरे कम्युनिटीज की तुलना में अधिक है। लेकिन ये बात भी सही है कि 2001 और 2001 से 2011 में जो गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में, बर्थ रेट में और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, वो मुस्लिम का हिंदुओं की तुलना में अधिक है। अगर आप एनएफएचएस का डेटा देखें, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे का डेटा देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम्स के फर्टिलिटी पर इंपैक्ट प्राइमरी एजुकेशन का बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर प्राइमरी एजुकेशन का हो रहा है तो मुस्लिम कम्युनिटी पे हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को मुस्लिम्स को पहुंचा सकें तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये जो सारा प्रोजेक्शन किया जाता है ना कि साहब हमने मैथमेटिकल मॉडल लगाया, पिछले 20 साल का ग्रोथ रेट को डाल दिया, ये बिल्कुल मोटिवेटेड रिसर्च है। मैं समझता हूं कि पॉपुलेशन प्रोडिक्शन, चूंकि मैं इसमें काम करता हूं, इसमें सोशो कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायनेमिक सोसाइटी में बदल रहे हैं, और इनको बदलते हुए पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हुए हमने ये प्रोजेक्ट किया था कि 2011 का जो मुस्लिम
परसेंटेज जो होगा 14 के आसपास होगा, और यही हुआ है। जो लीक्ड इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं उससे लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अभी भी हाई है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, लेकिन उसमें गिरावट आ रही है और मुझे नहीं लगता कि कोई मैकेनिकल प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है वो सही होगा। प्रोफेसर कुंदू ने बहुत साफ बातें की हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है उसको अगर प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाए, और मुझे ये लगता है प्रोफेसर कुंदू से बात करने के बाद जो पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी की जो रिपोर्ट है जो कुंदू साहब के नेतृत्व में बनी है, अगर इसको सरकार प्रॉपर्ली स्टडी करे और उसमें से जो 3 बातें इन्होंने इंपॉर्टेंट बनाई है उसको अगर प्रॉपर्ली उसको अगर इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो मुसलमानों के साथ साथ जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनके भी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत इंप्रूव करेंगे। मैकेनिकल तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो सजेशंस आई हैं कमेटी की तरफ से उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आपने हमसे बातचीत की, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फैसल साहब। तकरार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।